गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू द चैनल कंपटीशन बाइट्स। और आज इस वीडियो में हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का यूनिट 2 डिस्कस करेंगे। सभी कॉन्सेप्ट्स मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। जितनी भी कमीशंस हैं यहाँ पर उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितने भी पॉइंट्स यहाँ लिखे गए हैं हर पॉइंट को ध्यान से पढ़ना, हर पॉइंट में से क्वेश्चन निकलेगा। एंड आई नो कि आप सब लोग पीडीएफ से पढ़ रहे हो और उस पीडीएफ में बहुत सारे आंसर्स जो है गलत हैं। सो प्लीज़ अगर आपको अपने आंसर्स मैच करने हैं तो आप गूगल पे वो क्वेश्चंस लिख लीजिए, बिकॉज वो सारे क्वेश्चन सीटैट के क्वेश्चंस हैं, तो आपको उनके आंसर्स मिल जाएंगे इजीली। सेकेंड थिंग कि मेरी पीडीएफ मैं सेल नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं वो पीडीएफ जो है फ्री में किसी को दूंगी। सो प्लीज़ अगर आपको पढ़ना है तो आपको वीडियो से ही पढ़ना पड़ेगा। और मैंने ये वीडियो बहुत टाइम लेकर बनाई है, ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स लगते हैं एक वीडियो बनाने में। तो आप लोगों को अगर लग रहा है कि बहुत हल्के में आप इसे ले रहे हो तो ऐसा प्लीज़ मत करो। और आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लेसन को 2-3 बार देखो, बिकॉज आई नो कि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है आप पूरी बुक बैठ के पढ़ो। तो सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड जो मुझे मैसेज कर रहे हैं पीडीएफ्स के लिए तो आप वो मत करो, क्योंकि मैं अपनी पीडीएफ सेल नहीं करूँगी। सो प्लीज़ आप अपना टाइम भी वेस्ट मत करो, मेरा भी मत करो। मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है बट वो सिर्फ डाउट्स डिस्कस करने के लिए दिया है, मुझे रिक्वेस्ट करने के लिए कि मैम प्लीज़ पीडीएफ दे दो। हम किसी को नहीं देंगे, मैम प्लीज़ पीडीएफ दे दो। तो वो चीज़ें मत करो, सिर्फ काम की बात है वो डिस्कस किया करो। स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन से। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में क्या है? मुदालियर कमीशन इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। अब फर्स्ट लाइन में ही क्वेश्चन है कि किस कमीशन को जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बोला जाता है। आपको ऑप्शंस दे देगा वो और आंसर होगा मुदालियर कमीशन। तो मुदालियर कमीशन इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। अब 1952 में यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को चेयरमैन बनाया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का। इनको चेयरमैन बनाने के पीछे क्या रीज़न था कि वो ये चाहते थे कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सके, और अगर वो मेथड सजेस्ट कर सकते हैं तो वो करें। द commission submitted its report in August 1963 on almost all aspects of secondary education। तो इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1963 में सबमिट करी थी, और जितने भी चेंजेस या वो जितने भी एरियाज़ में चेंजेस करना चाहते थे सेकेंडरी एजुकेशन के, वो उन्होंने रिकमेंड करे थे। तो यहाँ से आप ये याद रखोगे कि सेकेंडरी एजुकेशन का दूसरा नाम क्या है, मुदालियर कमीशन। क्यों है? क्योंकि इनके जो चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जिन्हें चेयरमैन बनाया गया था। तो इन्हीं के नाम पे इस कमीशन का दूसरा नाम है। और इस कमीशन का मेन पर्पस क्या था? एग्जामिन करना एग्जिस्टिंग सिस्टम को, कि जो पढ़ाई का जो उस टाइम पे सेकेंडरी एजुकेशन का सिस्टम कंट्री में चल रहा था उसको देखना कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है कि नहीं। तो ये 3 बातें आप यहाँ से याद रखोगे। नेक्स्ट, मेजर रिकमेंडेशंस इस कमीशन की क्या थी? तो मेजर इसमें क्या कहा गया था कमीशन में, जो इंपॉर्टेंट बातें कही गई थी। फर्स्ट, इंस्टॉलेशन ऑफ हायर सेकेंडरी सिस्टम विद डाइवर्सिफाइड कोर्सेज, कि जो सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम है उसमें कोर्स को डाइवर्सिफाई कर दो और ज़्यादा कोर्सेज को लेकर आओ। 3 लैंग्वेज फार्मूला। अब अगर ये पूछा जाए 3 लैंग्वेज फार्मूला कौन सी कमीशन में डिस्कस किया गया था, तो दैट वाज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या मुदालियर कमीशन। देन इस कमीशन में एम्फोसिस दिया गया था, इंपॉर्टेंस दी गई थी एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस पे। इम्प्रूवमेंट इन द सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। अब ये कहा गया था जिस तरह से एग्जाम्स होते हैं बच्चों के उसमें इम्प्रूवमेंट हो, और जो टीचिंग के मेथड्स हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो। तो ये मेजर बातें थी जो इस कमीशन में बताई गई थी। आगे देखते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। These recommendations were discussed by the Secondary Advisory Board of Education and were accepted by certain modifications। तो ये जो बातें डॉक्टर ए लक्ष्मण ने कही थी, इन रिकमेंडेशंस को डिस्कस किया गया था सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन में, और इसके अंदर कुछ बदलाव करने के लिए भी कहा गया था, कुछ मॉडिफिकेशंस के लिए भी कहा था। A scheme of higher secondary education system was launched all over India। अब ये जो स्कीम थी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की, ये स्कीम पूरे इंडिया में जो है लॉन्च हो गई थी।
and the scope of AICSE was widened at the National Council of Educational Research and Training. NCERT की फुल फॉर्म याद रख लो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंट है, was founded at the Center for Providing, and NCERT जो था उसको फाउंड आउट किया गया था उस टाइम पे, और कहा गया था ये जो NCERT है, जो बॉडी है, ये एजुकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड करेगी. नेक्स्ट, रिकमेंडेशंस ऑफ मुदालियर कमीशन. अब क्या इस कमीशन ने रिकमेंड किया था? पहली बात, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो इम्प्रूवमेंट करनी है एजुकेशन सिस्टम में, तो उसके अंदर इन्होंने कुछ रिकमेंड किया था. जो इन्होंने अपनी बातें कही थी, सबसे पहली थी करिकुलम को डिज़ाइन करने की. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम, कि करिकुलम कैसा होना चाहिए एट मिडिल स्कूल स्टेज. तो मिडिल स्कूल स्टेज जो होती है उसमें बच्चे का करिकुलम कैसा डिज़ाइन हो. कमीशन प्रपोज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. पहला, नॉलेज ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, कि जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो करिकुलम के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि उसको फिजिकल एनवायरनमेंट की नॉलेज दी जाए, उसको डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ सिखाई जाए, वोकेशनल डेवलपमेंट हो बच्चे की, और इंटेलेक्चुअल और एस्थेटिक वैल्यूज़ भी बच्चे को सिखाई जाए. तो पढ़ाई के साथ साथ जो है बाकी चीज़ों पे भी जोर दिया गया था यहाँ पे. अब हम आगे देखते हैं. He suggested following broad outlines for middle school curriculum. अब मिडिल स्कूल करिकुलम के लिए क्या कहा गया था कि लैंग्वेज सबसे पहले जो बच्चे को पढ़ाई जाती है उसमें मदर टंग भी पढ़ाई जाए. जो जैसे हम लोगों की हिंदी है, तो हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट होता है ना, अगर हम कोई पेपर भी देते हैं तो उसमें होता है ना कि हिंदी इंग्लिश का पेपर आपको देना पड़ेगा. हिंदी आपकी मदर टंग है, और सेकेंड लैंग्वेज जो कंपलसरी कर दी गई है कि आपको, अब तो ये हो गया कि इनफैक्ट इंग्लिश के साथ साथ अब फ्रेंच और जर्मन भी पढ़ाने लगे, फ्रेंच जर्मन स्पेनिश. तो इनमें आपकी चॉइस होती है, बट इंग्लिश तो बेस है, इंग्लिश नहीं आएगी तो फ्रेंच जर्मन स्पेनिश भी नहीं आ सकती. तो एक तो लैंग्वेज, फिर आपकी नेशनल लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज. फिर जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे मिडिल स्टेज पे वो कौन से सब्जेक्ट्स होंगे? सोशल स्टडीज़, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड म्यूजिक्स, फिजिकल एजुकेशन एंड क्राफ्ट. मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, क्रिएटिविटी भी है, आर्ट्स एंड म्यूजिक्स भी है, क्राफ्ट भी है, और साथ में फिजिकल एजुकेशन भी है. तो इस कमीशन में जो है ये सब्जेक्ट्स कहाँ था पढ़ाने को, और लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी गई थी. अब हायर सेकेंडरी स्टेज पे क्या कहा था? हायर सेकेंडरी स्टेज पे कहा था कि इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे करिकुलम को. पहला होगा कोर करिकुलम. कोर मींस जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट होता है वो. तो ये कॉमन रहेगा सभी बच्चों के लिए, जिसके अंदर लैंग्वेज आएगी, जनरल साइंस आएगी, सोशल स्टडीज़ आएगी, मैथमेटिक्स आएगा और क्राफ्ट आएगा. ये तो सभी बच्चों के लिए कॉमन रहेगा कि सबको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है. इसके साथ कहा था कोर करिकुलम के बाद आएगा हायर करिकुलम. अब हायर करिकुलम में क्या बताया गया था कि कोर करिकुलम के साथ साथ आपको 3 सब्जेक्ट और लेने पड़ेंगे इन 7 ग्रुप्स में से. अब ग्रुप 1 था ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप. ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप मतलब जैसे हम आर्ट्स के नाम से जानते हैं, जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी. फिर ग्रुप 2 साइंस ग्रुप, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जिसे अब हम बोलते हैं नॉन मेडिकल, तो वो हो गया साइंस ग्रुप. फिर आते हैं ग्रुप 2 जो टेक्निकल ग्रुप, जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ना, साइंस पढ़ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना, किसी भी तरह की इंजीनियरिंग पढ़ना, तो वो गया टेक्निकल ग्रुप. फिर एक ग्रुप 4 जो है कमर्शियल ग्रुप, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? कॉमर्स, इकोनॉमिक्स. तो ये सारी चीज़ें होगी कमर्शियल ग्रुप. शॉर्ट हैंड, टाइप राइटिंग सीखना. ग्रुप 5 हो गया एग्रीकल्चरल ग्रुप, जिसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के बारे में सीखते हैं, बॉटनी, केमिस्ट्री. फिर है फाइन आर्ट्स का ग्रुप, जिसमें आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक, डांसिंग होगी. और ग्रुप 7 होम साइंस का ग्रुप, जिसमें न्यूट्रिशन, कुकरी एंड चाइल्ड केयर, होम नर्सिंग, ये सब सिखाया जाएगा. तो कोर करिकुलम सबके लिए कॉमन है, और जो हायर करिकुलम है उसमें से 3 सब्जेक्ट्स लेना इंपॉर्टेंट है कि आप इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हो. आपको ये डिटेल में सब्जेक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना पढ़ लो कि कौन कौन से ग्रुप आए थे. ह्यूमैनिटीज़, साइंस, टेक्निकल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स और होम साइंस ग्रुप. तो मेन पढ़ लो अंदर का. इतनी डिटेल में नहीं पूछेंगे कि कौन सा किससे बिलोंग करता है. आगे देखो, आगे है प्रिंसिपल क्या था करिकुलम कंस्ट्रक्शन का, कि जो करिकुलम बनाया गया था उसका क्या प्रिंसिपल था. First, totality of experience. It means along with academic experience, pupil get a
वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़। तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन में क्या प्रिंसिपल रखा गया था? टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब आपको पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारा और एक्सपीरियंस मिलेगा वेरियस एक्टिविटीज़ से। जब क्लासरूम में करते हो, प्लेग्राउंड में करते हो, लाइब्रेरी में करते हो, वर्कशॉप पे करते हो, मतलब इन ऑल क्या कहा जाता है कि ऐसा तो नहीं होता ना, अगर एक स्कूल में 8 पीरियड्स लगते हैं नॉर्मली, 4 लंच ब्रेक से पहले और 4 बाद में, तो 8 में से ऐसा तो नहीं होता 8 के 8 पीरियड्स ही पढ़ाई की हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई ना कोई तो होता है जिसमें आपका गेम्स का भी होता है, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी भी होता है जिसमें आप लोगों को एक्सप्लोर कराया जाता है कि आप बुक्स पढ़ सको, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर नॉलेज ले सको, या अपनी मर्ज़ी से जो है जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, लिटरेचर में, किसी भी चीज़ में, वो पढ़ सको। फिर उसके साथ साथ एक्टिविटीज़ भी होती है। तो ये कहा गया था टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस में कि पूरी तरह से एक्सपीरियंस जो है बच्चे को दिया जाना चाहिए। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है ताकि आप पढ़ाई के साथ साथ, अगर किसी का सपोज पढ़ाई में मन नहीं है और उसका आर्ट्स वगैरह में मन है या उसका स्पोर्ट्स में मन है, तो वो उस चीज़ को आगे जो है कंटिन्यू कर सके और अपने करियर में आगे बढ़ा सके और उसमें अपना करियर बना सके। प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी। अब करिकुलम जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें वैरायटी होनी चाहिए और बच्चे को जो है पूरा फ्रीडम देना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लेजर, इट शुड बी एबल टू ट्रेन द स्टूडेंट्स। अब प्रिंसिपल ऑफ लेजर में क्या किया था? बच्चे को ट्रेन किया गया था कि वो जब काम कर रहा है तो वो कैसे डेडिकेटेड रहे, और जब वो थोड़ा सा फ्री है, अपने फ्री टाइम में अपनी एक हॉबी चूज़ कर ले जिसको वो फुलफिल करेगा। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। अब जो सब्जेक्ट्स करिकुलम में रखे गए हैं एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। सब्जेक्ट्स जो है रियल लाइफ एक्सपीरियंस में भी कुछ सिखाते हो, जैसे साइंस रखा जाता है तो साइंस रियल लाइफ एक्सपीरियंस देता है। ज्योग्राफी रखी जाती है, ज्योग्राफी में भी कुछ आप ऐसी चीज़ें पढ़ते हो जिससे आप वाकिफ़ होते हो ऐसी चीज़ों से जो आपके आसपास है। फिर प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस। करिकुलम जो है वो कम्युनिटी लाइफ पे बेस्ड होना चाहिए, हमारी आसपास की सोशल लाइफ पे बेस्ड होना चाहिए जो हमारे आसपास चल रहा है। देन इम्पॉर्टेंस शुड बी ऑन प्रोडक्टिव वर्क। अब करिकुलम में वो चीज़ें होनी चाहिए जो इम्पॉर्टेंट है, प्रोडक्टिव है, काम की है। देन उसके अंदर करिकुलम के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ जैसे लेबोरेटरीज़ में एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं केमिस्ट्री का, तो या साइंस में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं लैब में होते हैं, तो उसके साथ साथ थ्योरेटिकल थ्योरी पोर्शन के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। प्रैक्टिकल्स पे भी जोर डालना चाहिए क्योंकि थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल से समझ में आता है, राइट। अब जैसे आप लोग हो, आप इतनी बड़ी जो सेकेंड यूनिट है वो कैसे पढ़ोगे? तो उसके बजाय कि अगर आप ये स्लाइड्स देख रहे हो सिर्फ ये थोड़ी सी, तो आपको एक ये होता है कि हाँ ठीक है मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो आपकी वो जो पावर्स होती है कुछ की होती है कि वो सुन के जो है कुछ भी ध्यान रख सकते हैं। तो ऐसे ही थोड़ी सी क्रिएटिव हो जाती है कि इतना सारा पढ़ने की बजाय आप थोड़ा सा सुन लो, उससे बेटर है। नेक्स्ट चलते हैं। अब है रिकमेंडेशंस ऑन टेक्स्ट बुक्स। तो रिकमेंडेशंस ऑफ टेक्स्ट बुक्स में क्या है? अ हाई पार्ट टेक्स्ट बुक कमिटी। टेक्स्ट बुक कमिटी शुड बी कंस्टिट्यूटेड। Frequent changes in textbook. Single textbook should not be prescribed for every subject and books should not spread hatred, enmity. तो टेक्स्ट बुक्स पे ये कहा गया था कि जो भी टेक्स्ट बुक बनाई जाती है बच्चों के लिए उसके अंदर फ्रीक्वेंटली कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। कुछ भी किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, किसी रिलीजन के, किसी पर्सन के, मतलब किसी को हार्म ना हो। और एक सिंगल टेक्स्ट बुक एक सब्जेक्ट की नहीं होनी चाहिए बल्कि बहुत सारी होनी चाहिए। जैसे अब अगर हमें एनसीईआरटी जो है बुक्स देती है तो हमें उसके साथ साथ हेल्प बुक्स भी मिलती है मार्केट में, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाते हैं। तो एक सिंगल टेक्स्ट बुक नहीं है किसी सब्जेक्ट की, इनफैक्ट हमारे पास वैरायटी है, ठीक है। और फ्रीक्वेंट चेंजेस होने चाहिए टेक्स्ट बुक्स में, जैसे कि हमेशा जो है एक बोरियत ना बनी रहे, कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा तो कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा। नेक्स्ट है रिकमेंडेशंस ऑन टीचिंग मेथड्स। अब टेक्स्ट बुक्स पे इन्होंने बात करी, अब इन्होंने बात करी थी टीचिंग मेथड्स पे भी, कि जो टीचिंग मेथड्स हैं उसके अंदर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि स्टूडेंट अपनी जो राय है, अपना जो एक्सप्रेशन है वो रख सके, टीचर को बता सके। और जो टीचिंग मेथड्स है वो एक्टिविटी बेस्ड होने चाहिए, वो बोरिंग नहीं होने चाहिए, किसी एक्टिविटी से कुछ समझाना चाहिए। जैसे सपोज़ अगर आप लोगों के आगे कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना है, जैसे टीचर अगर डाइजेस्टिव सिस्टम बता रही है
अब किसी पर्सन को तो रख नहीं सकते ना वो वहाँ पर, और उसको चीर फाड़ करके आपको डाइजेस्टिव सिस्टम तो अंदर से दिखा नहीं सकते, तो एक मॉडल जो है तैयार कर लिया जाता है जिससे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझा दिया जाता है। तो एक्टिविटीज़ से जो है समझाना चाहिए। टीचिंग मेथड के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट था उसमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि टीचर जो है इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखे, क्योंकि हर बच्चा जो है उसकी नीड्स, उसकी वैल्यूज़ अलग हैं। देन इट शुड इनकलकेट डिज़ायरेबल वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स। इसके साथ साथ जो भी बच्चे के अंदर वैल्यूज़ या जो भी डिसिप्लिन इंस्टिल करना है, डालना है, वो भी इस करिकुलम में उसके बारे में भी बात की गई थी। देन ये कहा गया था कि एक्सपेरिमेंट पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में, मतलब वही कि आप लोगों को करके दिखाना चाहिए आपके सामने कि हाँ सपोज़ अगर मैं कोई रिएक्शन लिखूँ यहाँ पे तो समझ में नहीं आएगी, बट बेसिकली अगर हम उन सॉल्ट को मिक्स करें और मैं आपको टेस्ट ट्यूब में वो एक्सपेरिमेंट दिखाऊँ तो वो ज़्यादा समझ में आएगी। तो इसमें फोकस किया गया था एक्सपेरिमेंट मेथड्स के ऊपर। तो ये याद रखना है कि अगर ये पूछ लिया जाए कौन सी कमीशन के अंदर जो है फोकस किया गया है एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, डेमोन्स्ट्रेशंस के ऊपर और प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर, थ्योरी नॉलेज नहीं, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पे भी, तो वो थी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या मुदालियर कमीशन। फिर है रिकमेंडेशन ऑन इम्प्रूविंग एग्ज़ाम सिस्टम। अब एग्ज़ाम सिस्टम में उन्होंने क्या कहा कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स को कम कर दो एंड सब्जेक्टिविटी कम होनी चाहिए, वेयर एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा होने चाहिए। क्यों? अब देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होता है, आप लोग कुछ भी लिख देते हो, आपसे एक क्वेश्चन कुछ पूछते हैं, आप लिख कुछ देते हो और बहुत सारे पेजेस भर देते हो। वेयरएज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होता है, आप लोगों के पास एक ही आंसर है, या तो वो ठीक है या तो वो गलत है। तो जब आप ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ते हो आपको वास्ट एरिया पढ़ना पड़ता है, आपको डीप में पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए इन्होंने कहा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दो, सब्जेक्टिविटी कम कर दो। द नेचर ऑफ द टेस्ट शुड बी डिस्करेजिंग क्रैमिंग एंड एनकरेज इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग। तो कहा था कि रट्टे मारने पे कम ध्यान दो और समझने पे ज़्यादा ध्यान दो। तो इससे क्या होगा, आपकी रैशनल अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो सोच है वो बढ़ेगी। देन स्कूल रिकॉर्ड्स शुड बी मेंटेन्ड। हर बच्चे का एक रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। अब यहाँ आपको याद रखना है कि एग्जाम सिस्टम में इन्होंने कहा था ऑब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दो, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कम कर दो। सिर्फ इतनी सी बात यहाँ ध्यान रख लेना। आगे देखते हैं द 5 पॉइंट स्केल ऑफ मुदालियर कमीशन। अब 5 पॉइंट स्केल में इन्होंने क्या कहा, इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को 5 पॉइंट्स पे इवैल्यूएट करना चाहिए। कौन से 5 पॉइंट्स हैं? डिस्टिंक्शन, क्रेडिट, पास, और डी और ई पार्ट में कहा था फेल है या फिर री एग्ज़ाम होगा उसका। तो ये 5 पॉइंट इन्होंने दिए थे। ये 5 पॉइंट आपको देके क्वेश्चन दे सकता है कि किन 5 पॉइंट्स पे जो है ये सिस्टम इवैल्यूएट करता है, आपका मूल्यांकन करता है। एंड देयर शुड बी अ प्रोविजन फॉर कंपार्टमेंटल एग्जाम। जैसे अब होता है कि अगर बोर्ड एग्जाम्स में कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसके फिर से 2 महीने बाद कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स होने चाहिए और हर बच्चे को चांस जो है दोबारा से मिलना चाहिए। देन वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अब इन्होंने क्या कहा था, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स। तो उन्होंने कहा था जो कोर्स के प्रोग्राम्स है, जो एजुकेशन के प्रोग्राम्स है, उसे डाइवर्सिफाई कर दो, उसके अंदर वैरायटी डालो ताकि बच्चे को इंटरेस्ट आए, उसका एप्टीट्यूड रीजनिंग पावर बढ़े, उसका दिमाग बढ़े, उसका टैलेंट आगे से दिखे। एंड कमिटी एडवाइज्ड ऑन प्रोविजन ऑफ, और कमिटी ने क्या कहा था कि एग्रीकल्चरल और टेक्निकल एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। अब देखो जैसे आजकल जो है कम लोग चूज़ करते हैं एग्रीकल्चरल पार्ट को, बट अगर एग्रीकल्चर आगे आगे नहीं होगा तो आप खाओगे क्या? तो एग्रीकल्चर पे भी फोकस होना चाहिए, जिसका वहाँ इंटरेस्ट है वो पढ़े। टेक्निकल एजुकेशन पे भी होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मशीनरी बनेगी नहीं तो वो यूज़ कैसे होगी। तो टेक्निकल एजुकेशन पे जोर डाला था, एग्रीकल्चर पे जोर डाला था, और ये कहा था कि करिकुलम को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, उसमें जो है इंटरेस्ट जिसमें बच्चे इंटरेस्ट ले ऐसी चीज़ें ऐड करनी चाहिए। आगे देखते हैं गाइडेंस इन एजुकेशन। देयर शुड बी अपॉइंटमेंट ऑफ गाइडेंस ऑफिसर एंड करियर मास्टर। अब गाइडेंस के लिए क्या कहा था कि एक अपॉइंट करना चाहिए गाइडेंस ऑफिसर को, या एक मास्टर होना चाहिए स्कूल में जो एजुकेशन दे सके और पर्सनल और सोशल गाइडेंस दे सके अगर किसी बच्चे को चाहिए तो। जैसे आजकल ट्यूशन्स हो गई हैं, तो ट्यूशन्स तो पेड हो गई हैं, तो यहाँ पर स्कूल के लिए बोला गया था कि एक पर्सन होना चाहिए जो बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम देकर जो है सोशली और पर्सनली और एजुकेशन के लिए गाइड कर सके। नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ कैरेक्टर।
क्लोज रिलेशनशिप्स बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फॉर बेटर डिसिप्लिन। अब यहाँ कहा गया था कि बच्चे के बीच में और टीचर के बीच में जो है अच्छा रिलेशन होना चाहिए। देन एनसीसी स्काउट कैंप्स शुड बी एनकरेज्ड, जो कैंप्स हैं उन्हें एनकरेज करना चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी ज़रूरी है, इसलिए बाकी एक्टिविटीज़ पे भी जोर डालना चाहिए। फिर फर्स्ट एड और जूनियर रेड क्रॉस वर्क शुड बी इनिशिएटेड, जो फर्स्ट एड का काम है वो भी थोड़ा बहुत सिखाना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इस कमीशन ने किस बारे में बात की है? बच्चों के वेलफेयर के बारे में, टीचर के स्टेटस को इम्प्रूव करने में, टीचर की ट्रेनिंग के बारे में एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो ये सारी बातें जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कवर करती है। आपको सिर्फ ये मेन ऊपर के पॉइंट्स याद रखने हैं, और अंदर का जो मेजर पोर्शन है, जैसे एजुकेशन ऑफ कैरेक्टर में कह दिया स्टूडेंट टीचर का रिलेशन अच्छा होना चाहिए, कैंप्स एनकरेज करो और को करिकुलर एक्टिविटीज़ एनकरेज करो, बस। तो यहाँ हमारी फर्स्ट कमीशन ख़त्म होती है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। आगे देखते हैं सेकंड कमीशन जिसका डिस्कशन किया गया है इस यूनिट में, कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन को क्या बोला जाता है? जैसे मुदालियर कमीशन बोला गया था सेकेंडरी एजुकेशन को, यहाँ क्या बोला गया कोठारी कमीशन को? इंडियन एजुकेशन कमीशन, एंड was appointed by Government of India towards the end of third 5-year plan. The commission was headed by डॉक्टर कोठारी। तो कोठारी कमीशन जो थी उसे बोला जाता है इंडियन एजुकेशन कमीशन, ये याद रखना है। और इसको कौन लीड कर रहे थे? डॉक्टर कोठारी। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट, पर्पस ऑफ अपॉइंटिंग एजुकेशन कमीशन क्या था? अब इसका पर्पस क्या था कोठारी कमीशन का? इन ऑर्डर टू रिमूव द डिफेक्ट्स द गवर्नमेंट अपॉइंटेड न्यू एजुकेशन सिस्टम। अब अगर कोई डिफेक्ट है एजुकेशन सिस्टम में, कुछ गलतियां हैं, उसको रिमूव करने के लिए ये एजुकेशन सिस्टम या ये कमीशन आई थी। एंड कमीशन को बनाया गया था 1964-66 में अंडर द गाइडेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना है कोठारी कमीशन को क्या बोलते हैं और किसने लीड करा था इसको, और इसका पर्पस क्या था कि जो डिफेक्ट्स थे एजुकेशन में उसको रिमूव करना है, बस। अब एजुकेशनल डिफेक्ट्स इस टाइम पे थे क्या, जो कोठारी कमीशन रिमूव करना चाहती थी? वो क्या डिफेक्ट्स थे? इनएडिक्वेट इम्पॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती थी पढ़ाई में। नॉट कनेक्टेड विद रैशनल रिकन्स्ट्रक्शन, अब इस जब वो एजुकेशन सिस्टम था वो कनेक्टेड नहीं था कहीं ना कहीं, और बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स था, मतलब सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई थी, कुछ जैसे आर्ट क्राफ्ट ये सब चीज़ें नहीं थी। मतलब बहुत ज़्यादा एकेडमिक पार्ट ही था जिसको सिर्फ बच्चा बैठ के रटता रहे, उसके अलावा उसे कुछ नहीं सिखाया गया था। एंड नो एम्फोसिस ऑन कैरेक्टर फॉर्मेशन, और जो कैरेक्टर है, जो मॉरल वैल्यूज़ है, उसके बारे में भी बात नहीं की गई थी। तो ये डिफेक्ट्स उस टाइम पे थे जिस पे काम करने के लिए थी कोठारी कमीशन। इन दिस रिपोर्ट द कमीशन एक्सप्रेस्ड इट्स फर्म बिलीफ। अब इस रिपोर्ट में इस कमीशन ने कहा कि एजुकेशन जो है वो बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है किसी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, तो हम ये डिफेक्ट्स जो है इसे इम्प्रूव करेंगे और हटाएंगे। अब कोठारी कमीशन जो है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो आपको यहाँ से याद रखना है कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है, 4। सेक्शन 1 डील करता है जनरल प्रॉब्लम से, 2 डील करता है एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस इन डिफरेंट सेक्शंस। तो फर्स्ट के अंदर सिंपल प्रॉब्लम्स है, सेकंड के अंदर जो कोठारी कमीशन का सेकंड सेक्शन है उसके अंदर वो डील करता है एजुकेशन के साथ, जैसे डिफरेंट स्टेजेस होती है, बच्चा जब छोटा होता है, फिर मिडिल क्लासेस में जाता है, हायर क्लासेस में जाता है, तो ये सारी जो चीज़ें थी वो यहाँ डील की जाती है एजुकेशन के डिफरेंट सेक्शंस में। फिर सेक्शन 3 डील्स विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। अब जो ये बातें इन्होंने कही कोठारी कमीशन ने, उसको इनको इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा, उसको लागू भी तो करना पड़ेगा। तो ये जो बातें थी ये सेक्शन 3 में उसके साथ ये डील करता है कि ये जो है सेक्शन 3 में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, एंड प्रोग्राम्स बताते हैं कि किस तरह से कमीशन और इम्प्रूव कर सकता है। सेक्शन 4 के अंदर कंसिस्ट ऑफ सप्लीमेंट्री पेपर्स। अब सेक्शन 4 के अंदर क्या है? सप्लीमेंट्री पेपर्स है कि और किस तरह से सप्लीमेंट किया जाए और किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। आपको सिर्फ याद रखना है कि इसके कितने सेक्शंस थे, 4। पहले में जनरल प्रॉब्लम्स की बात हुई है, सेकंड में एजुकेशन की बात हुई है, हर सेक्शन में जो इन्हें डील करना है। थर्ड में इनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे लागू करेंगे वो चीज़ें जो कोठारी कमीशन दे रही है। और फोर्थ में जो है इन्होंने बात करी है सप्लीमेंट्री पेपर्स की। सप्लीमेंट्री मीन्स एक्स्ट्रा।
Commission feels that no reform is important to more than to transform education and to relate it to life, need, aspiration of people. अब इस कमीशन को क्या लगता था कि जो है कोई रिफॉर्म की, कोई बदलाव की जो है ज़रूरत नहीं है और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है ऐसा कि एजुकेशन में ट्रांसफॉर्म किया जाए, बल्कि एजुकेशन को रिलेट किया जाना चाहिए एक नॉर्मल लाइफ के साथ, जो डे टू डे लाइफ हम जीते हैं, हमारी नीड्स के साथ। तो ये कैसे हो सकता है? जब आप एजुकेशन को प्रोडक्टिविटी से लिंक करोगे, कि जैसे अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हम उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, कैसे आप सोशल सिस्टम्स को कंट्री के इस्टेब्लिश कर सकते हो, कैसे उसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। फिर मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, एक्सेलरेट करना, बढ़ाना। कल्टिवेटिंग सोशल, वही कि कैसे एक इंसान की सोशल वैल्यूज़, मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो है बढ़ेंगी, ये सारी चीज़ें बताई जानी चाहिए पढ़ाई में। मतलब इनका कहना ये था कि पढ़ाई तो ठीक है करो, सब्जेक्ट्स तो जो है उनके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी होना चाहिए, जैसे पढ़ाई प्रोडक्टिव होनी चाहिए। पढ़ाई ऐसे नहीं कि जो पढ़ा दिया उसका यूज़ ही ना हो। कुछ कुछ होता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि हमने इतना सारा मैथ्स पढ़ा, बस उसका क्या यूज़ है। तो वही बात है, वो ये कह रहे थे कि ऐसी चीज़ पढ़ाओ जो प्रोडक्टिव हो, जो काम आए आगे, और जिसके अंदर कुछ सीख पाए बंदा, उसके अंदर कुछ मॉरल वैल्यूज़ आ पाए, कुछ स्पिरिचुअल वैल्यूज़ आ पाए, कुछ सोशल वैल्यूज़ आ पाए। नेक्स्ट, कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन क्या थी? करिकुलम से रिलेटेड इन्होंने क्या कहा था कि जो करिकुलम है उसमें क्या होना चाहिए? रिसर्च इन द करिकुलम दैट शुड बी डन बाय यूनिवर्सिटीज़। अब इनका कहना था करिकुलम में रिसर्च होनी चाहिए और करिकुलम को अपग्रेड करना चाहिए, मतलब बढ़ाना चाहिए। देन एम्फोसिस ऑन साइंस एजुकेशन, फिर उन्होंने कहा था साइंस और मैथ्स तो कंपलसरी कर दो 10th स्टैंडर्ड तक, मतलब 10th तक तो सबको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद आपकी मर्जी, आप पढ़ो कि ना पढ़ो। लिंक साइंस विद टेक्नोलॉजी, साइंस को टेक्नोलॉजी के साथ लिंक करो अर्बन एरियाज़ में एंड विद एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज़, मतलब साइंस की एप्लीकेशन सिखाओ कि किस तरह से इससे एडवांसमेंट हो सकती है एंड किस तरह से साइंस जो है वो काम आती है, किस तरह से जो एग्रीकल्चर है वो होता है, और उसको रूरल एरियाज़ में, जो गांव के एरियाज़ है, वहाँ इनकरेज करो ताकि बच्चे उसे पढ़े, इंटरेस्ट लें। प्रिपरेशन ऑफ एडवांस्ड करिकुलम, अब इन्होंने कहा था एक एडवांस्ड करिकुलम होना चाहिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए, और एडवाइस किया गया था कि ये इंट्रोड्यूस होना चाहिए ऐसा करिकुलम फेजेज़ में, मतलब पार्ट्स में आना चाहिए ऐसा करिकुलम, एंड एन इफेक्टिव प्रोग्राम ऑफ सोशल स्टडीज़। और इन्होंने कहा था एक सोशल स्टडीज़ के लिए एक अच्छा सा प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ताकि सोशल स्टडीज़ में क्या सीखा जाता है, मॉरल वैल्यूज़, ड्यूटीज़, कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सारी चीज़ें जो है सोशल वैल्यूज़ में सिखाई जानी चाहिए। एंड स्पेशल प्लान फॉर टीचिंग लैंग्वेजेस, अब लैंग्वेजेस में इन्होंने 3 लैंग्वेज में क्या दी थी, मदर टंग, हिंदी और इंग्लिश, शुड बी एनकरेज फ्रॉम क्लास 8th बट नॉट ऑन कंपल्सरी बेसिस, मतलब 8th क्लास से जो है आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए मदर टंग में अपनी, हिंदी और इंग्लिश। तो आपकी कोई भी मदर टंग है, हो सकता है हिंदी ना भी हो, उर्दू हो, तो वो हिंदी और इंग्लिश आपको आनी चाहिए। तो करिकुलम में इन्होंने कहा था पहला आपको रिसर्च करनी है करिकुलम पे, और करिकुलम को अपग्रेड करना है और बढ़ाना है और अच्छा करना है। साइंस एजुकेशन पे जोर डालना है, मैथ्स और साइंस को कंपलसरी कर दिया 10th स्टैंडर्ड तक, और उसके बाद कहा टेक्नोलॉजी अर्बन एरियाज़ में, और एग्रीकल्चर या जो खेती बाड़ी है उसको रूरल एरियाज़ में, गाँव में इनकरेज करना चाहिए। एक एडवांस्ड करिकुलम बनना चाहिए, एंड सोशल स्टडीज़ के ऊपर इन्होंने जोर डाला था, और ये कहा था कि 3 लैंग्वेजेस में एक मदर टंग पढ़ानी चाहिए, एक हिंदी और एक इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने क्या बात की थी, एजुकेशन इन मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, सजेस्टेड मेकिंग ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट फॉर इम्पार्टिंग। अब इन्होंने कहा था कि जो मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है वो भी बच्चे को सिखाई जानी चाहिए, कि आपके अंदर मतलब अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ड्यू करिकुलम एंड बेसिक एजुकेशन अकॉर्डिंग टू कमीशन, एजुकेशन मस्ट बी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। इनका कहना था एजुकेशन, पहली वाली जो कमीशन थी वो क्या कहती थी कि एजुकेशन में थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होना चाहिए कुछ। ये क्या कह रही है ये कमीशन, ये कह रही है कि एजुकेशन प्रोडक्टिव होनी चाहिए, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जिसमें आप कुछ सीख पाओ, देयर मस्ट, और उसको असल ज़िंदगी में अप्लाई कर पाओ। तो दोनों में फ़र्क है, ठीक है। दोनों से क्वेश्चन आ सकता है। कौन सी जो कमीशन है वो कहती थी प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो, कोठारी कमीशन कौन सी कमीशन कहती थी कि एजुकेशन में जो है सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं ऑब्जेक्टिव नॉलेज होनी चाहिए। कौन सी कमीशन कहती थी कि एजुकेशन में जो है कुछ मतलब एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा होना चाहिए कुछ, ठीक। तो दोनों में डिफरेंस है यहाँ। देयर मस्ट बी रिलेशनशिप बिटवीन, अब कह रहे हैं करिकुलम और एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशन होना चाहिए, एंड
देयर शुड बी कनेक्शन एंड कॉन्टैक्ट, और एक लोकल कम्युनिटीज़ के साथ कॉन्टैक्ट होना चाहिए। लोकल कम्युनिटीज़ के साथ कॉन्टैक्ट मीन्स कि जैसे सपोज कोई गांव में स्कूल है, तो आस पास के लोगों के साथ वो क्या लैंग्वेज बोलते हैं, वो कैसे रहते हैं, उनके साथ कांटेक्ट होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना वहाँ पे जाके कोई टीचर बड़ी हाई फाई जो है लैंग्वेज में पढ़ा रही है तो वो बच्चों को क्या समझ आएगा। तो लोकल कम्युनिटीज़ के साथ एक कॉन्टैक्ट होना चाहिए। सोशल सर्विस प्रोग्राम्स, अब सोशल सर्विस प्रोग्राम्स को इन्होंने इनकरेज किया था कि बंदे को सोशल भी होना चाहिए, कि आपको थोड़ी बहुत सेवा भावना भी रखनी चाहिए, ये भी सिखाया जाना चाहिए। अब इन्होंने भी कहा था कि मैथ्स के ऊपर जोर डालना चाहिए, क्योंकि मैथ्स सीखने से क्या होता है, बंदे की रीजनिंग बढ़ती है, मतलब सोचने की शक्ति बढ़ती है। नेक्स्ट, एरियाज ऑफ करिकुलम स्टेज फॉर हायर सेकेंडरी स्टेज। एक सेकेंड, अब सेकेंडरी स्टेज के लिए इन्होंने क्या कहा था कि इन व्यू ऑफ कमीशन सेकेंडरी स्टेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक लोअर सेकेंडरी मतलब 8th to 10th क्लास, तो इसमें इन्होंने क्या कहा, नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ में जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ उनकी मदर टंग पढ़ाई जानी चाहिए। हिंदी लोअर लेवल पे पढ़ाओ और इंग्लिश हायर लेवल पे। देर जहाँ हिंदी बोली जाती है, जैसे हमारे हरियाणा में, तो जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ पे हिंदी पढ़ाओ एज अ मदर टंग, और साथ में इंग्लिश और एक कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ये अभी जो है ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है कि एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ाओ अदर देन हिंदी। चाहे आप चूज़ कर लो जर्मन, चाहे आप चूज़ कर लो स्पेनिश, चाहे आप चूज़ कर लो फ्रेंच। तो ये अब स्कूल्स में है कि एक हिंदी पढ़ाते हैं आपको, दूसरा इंग्लिश, और तीसरा हिंदी को छोड़ के कोई और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। देन मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद आर्ट और जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है उस पर भी जोर डाला जाना चाहिए 8th to 10th स्टैंडर्ड तक। अब हायर सेकेंडरी स्टेज पे कौन से सब्जेक्ट्स बताए थे इन्होंने, 2 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग मॉडर्न लैंग्वेज और एनी क्लासिकल लैंग्वेज। कोई 2 लैंग्वेज पढ़ाई जानी चाहिए जिसमें से एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगी और एक क्लासिकल लैंग्वेज। एनी 3 सब्जेक्ट्स, इसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट जो है बच्चा चूज कर सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लॉजिक, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, आर्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। उसके साथ साथ सोशल सर्विस, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट क्राफ्ट और स्पिरिचुअल वैल्यूज़। किस कमीशन में जोर डाला गया है सोशल सर्विस के ऊपर, कोठारी कमीशन में। अब नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, NPE। सबसे पहले तो उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। NPE की फुल फॉर्म क्या है, NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, पॉलिसी गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। अब इस पॉलिसी में जो एजुकेशन थी वो दोनों सेक्टर में दी गई थी, रूरल में भी और अर्बन इंडिया में भी, मतलब गाँव में भी और शहरों में भी। फर्स्ट जो NPE थी, नेशनल पॉलिसी थी, वो दी गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा 1968 में। दूसरी जो नेशनल पॉलिसी थी वो दी थी राजीव गांधी ने 1986 में। यूनिट 1 में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है ये क्वेश्चन, और थर्ड मैंने वहाँ बता दिया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दी थी 2020 में, दी है 2020 में। तो 3 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन डिस्कस हुई है। पहली इंदिरा गांधी, दूसरा उल्टा है बिल्कुल, देखो 68 में इंदिरा गांधी और उल्टा कर दो इसको 86 में राजीव गांधी, और थर्ड जो अभी आई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दी है। तो NPE हम यहाँ डिस्कस करेंगे 1986 की, जो आपके सिलेबस में है, और 1986 की दी थी राजीव गांधी ने, एंड इट वॉज नेम्ड एज स्पेशल एम्फोसिस ऑन द रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज़। तो ये याद रखना है, इसका मेन, इसको क्या बोला जाता है कि इनका जो मेन एम था नेशनल पॉलिसी का वो ये था कि जो डिस्पैरिटीज़ हैं, जो डिफरेंसेस हैं रिच और पुअर के बीच में, उनको रिमूव करना है। अब नेशनल पॉलिसी हम डिस्कस करते हैं 1986 की। तो ये दी गई थी, राजीव गांधी ने दी थी, एंड उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, नरसिम्हा राव। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो, राजीव गांधी जी ने दी थी। नेक्स्ट, मोर अटेंशन वॉज पेड ऑन रीस्ट्रक्चरिंग द टीचर एजुकेशन। अब ज़्यादा ध्यान किस पे दिया गया था, टीचर की एजुकेशन पे, अर्ली चाइल्डहुड केयर पे, विमेन के एम्पावरमेंट पे, कि विमेन को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए और कैसे अडल्ट को लिटरेट किया जाए, उन्हें पढ़ाया जाए। एंड नेक्स्ट, परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू 86 की जो नेशनल पॉलिसी एजुकेशन थी उसने बेटर काम किया। इनके बहुत रीजंस थे। पहला, दिस पॉलिसी केम आफ्टर 42 अमेंडमेंट।
अब जब कॉन्स्टिट्यूशन में 42 अमेंडमेंट हुई थी तो ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी, और इस अमेंडमेंट में 5 सब्जेक्ट्स ट्रांसफ़र हो गए थे फ्रॉम स्टेट टू कंकरेंट लिस्ट। अब आपको ये पता होगा कि आपकी एजुकेशन कौन सी लिस्ट में आती है। एक स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट स्टेट है, कंकरेंट है, यूनियन लिस्ट है, और एक रेजिडुअरी लिस्ट होती है जिसके अंदर वो सब्जेक्ट आते हैं जो और किसी लिस्ट के अंदर नहीं आते। आपको वो डिटेल में नहीं पढ़ना है, आप बस याद रख लो कि ये पॉलिसी 42 अमेंडमेंट के बाद आई थी। एंड in this amendment 5 subjects were transferred from state to concurrent, including education, forest, weights, measures, protection of wildlife, birds and administration of justice। तो 5 सब्जेक्ट्स जो थे वो ट्रांसफ़र हो गए थे स्टेट से कंकरेंट लिस्ट के अंदर, और इस टाइम पर जो है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी। आपको सिर्फ याद रखना है 42 अमेंडमेंट के बाद आई थी, और आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है यहाँ से। अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर हो तो आपको ये सब पढ़ना है, वरना आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। Secondly, now center was able to accept wider responsibility and introduce a number of programs। अब इस टाइम पर जब ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी तो सेंटर के पास और ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस थी कि उन्हें स्कीम्स जो है लॉन्च करनी थी, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, SSA की फुल फॉर्म सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम जो सबसे पहले तमिलनाडु में चली थी, देन NVS के स्कूल्स एस्टेब्लिश करना, केंद्रीय विद्यालय के स्कूल खोलना, केंद्रीय विद्यालय KVS, एंड यूज़ ऑफ IT इन एजुकेशन, और IT का यूज़ करना एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन राजीव गांधी ने दी थी 86 की। इस पॉलिसी ने अच्छा किया क्योंकि ये 42 अमेंडमेंट के बाद आई थी जब बड़े सारे सब्जेक्ट ट्रांसफ़र हुए थे स्टेट से कंकरेंट में। और सेकेंडली इस टाइम पर और स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, एंड IT एजुकेशन को यूज़ करना या बेटर पॉलिसीज़ को यूज़ करना, बेटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बच्चों को पढ़ाने के लिए। सिर्फ इतना ही याद रखना है। आगे बढ़ेंगे राम मूर्ति रिव्यू कमेटी। अब राम मूर्ति रिव्यू जो कमेटी है, डिस्पाइट एफर्ट्स एट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजॉरिटी ऑफ पीपल कंटिन्यू टू रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। अब हमने देखा इतनी सारी कमीशंस आ गई, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पढ़ पाए। तो गवर्नमेंट जो है उनको इस बात का ध्यान रखना, ऑब्वियसली उनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई रूरल या कोई गरीब नहीं पढ़ पा रहा है तो जो पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी 1986 उसने एनेबल किया कि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बदला जाए और बच्चों को पढ़ाया जाए। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया NPE रिव्यू कमेटी बिठाने के लिए। जो ये कमेटी थी रिव्यू की, जो आपकी नेशनल पॉलिसी एजुकेशन के बाद आई थी, उसे बोला जाता है राम मूर्ति रिव्यू कमेटी, जो रिव्यू करने आई थी, जांचने आई थी। कमेटी को अपॉइंट किया गया था May 7, 1990 को। एंड इसकी अप्रोच क्या थी? अब ये कमेटी जो थी राम मूर्ति रिव्यू कमेटी, किसको रिव्यू कर रही थी? नेशनल पॉलिसी एजुकेशन के अंदर जितनी बातें कही गई थी उसको ये दोबारा से देख रही थी कि वो पूरी तरह से लागू होनी चाहिए। तो इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, decentralization of educational management at all levels, establishment of participative educational order, inculcation of values and empowerment of work। तो ये रिव्यू करने आई थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को, और इनका मेन ये कंसर्न था कि जो NPE में कहा गया है वो लागू हो जाए पूरी तरह, सबको उसका फ़ायदा मिल जाए, सबको जस्टिस मिले, सब जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो जो है एजुकेशन रिसीव कर पाए, और जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं वो उनके लिए फेयर रहें और उनके अंदर वैल्यूज़ इनकलकेट हो पाए ताकि वो एक अच्छे इंसान बन सके। आप बस इतना याद रखोगे यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन कि जो राम मूर्ति रिव्यू कमेटी थी वो किसको रिव्यू करने आई थी? नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 के, जिसको किसने दिया था? राजीव गांधी ने। अब मेजर रिकमेंडेशंस या मेजर बातें जो इस कमेटी में कही गई थी वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम। अब एक कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए, एंड इन दिस ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स एंड स्कूल्स एडेड बाय लोकल बॉडीज टू बी ट्रांसफॉर्म थ्रू क्वालिटी इंप्रूवमेंट। अब एक कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए, एक कॉमन स्कूल होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये कहा था कि जो एजुकेशन है उसे इम्प्रूव करना चाहिए, उसकी क्वालिटी को, एंड जेन्युइन नेबरहुड स्कूल्स होने चाहिए। मतलब जैसे जो रूरल लोग होते हैं, जो गांव में रहते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि इतना वो पैसा खर्च करे और अपने बच्चे को भेजे पढ़ने के लिए, तो वो क्या चाहते हैं? स्कूल पास में हो। इसलिए वो कह रहे थे एक कॉमन स्कूल होना चाहिए और एक पास में स्कूल होना चाहिए, एक जेन्युइन स्कूल होना चाहिए ताकि बच्चे उसमें पढ़ सकें। रिमूविंग डिस्पैरिटीज़ इन एजुकेशन। अब बहुत बार होता है कि बहुत लोग फ़र्क करते हैं कि
लड़का है तो पढ़ेगा, लड़की है तो नहीं पढ़ेगी, या आप छोटी कास्ट की हो तो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधा काम पे लग जाओ। तो इन डिस्पैरिटीज़ को रिमूव करने का जो काम था वो राम मूर्ति रिव्यू कमेटी ने किया था। Therefore, the need of R is planning for and implementation of educational development programs in terms of integrated targets। तो उनका ये मानना था कि हमें जो अपने टारगेट है उसको अचीव करना है और जो जेंडर डिफरेंसेस है उसे हटाना है। तो ये बात को जो है स्ट्रेस किया गया था इन राम मूर्ति रिव्यू कमेटी। देन विमेन एजुकेशन पे ध्यान दिया गया था कि विमेन को पढ़ाना चाहिए और विमेन को इनकरेज करना चाहिए कि वो भी पढ़े। देन वैल्यू एजुकेशन की पढ़ाई के साथ साथ वैल्यूज़ भी बच्चों के अंदर इनकलकेट होनी चाहिए ताकि उन्हें अपनी परिवार की जिम्मेवारी लेना आ सके, उन्हें ये समझ आ सके कि कैसे रहा जाता है और कैसे सोशलाइज किया जाता है और कैसे वैल्यूज़ को लिया जाता है। तो इसके अंदर किस पे ध्यान दिया गया था? एक, कॉमन स्कूल सिस्टम, एजुकेशन में से जो भेदभाव है वो हटाना, वुमेन को एजुकेट कराने पे जोर डालना और वैल्यू एजुकेशन। अब इसमें क्या कहा गया है? अर्ली केयर एंड एजुकेशन। इसकी आप फुल फॉर्म याद रखोगे, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। द स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव 45 शुड बी एनलार्ज्ड। अब इन्होंने कहा था कि जो आर्टिकल 45 है उसके अंदर ये एड ऑन होना चाहिए कि उसके अंदर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में बात होनी चाहिए। फिर इन्होंने बात करी थी राइट टू एजुकेशन के बारे में कि ये हमारी फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, हमने कल पढ़ी है ये। फिर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, द स्टेबल गवर्नमेंट शुड डेवलप ऑल डिसीजन मेकिंग पावर कंसर्निंग ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है उनको डिसीजन मेकिंग पावर लेनी चाहिए कि जैसे हरियाणा की जो गवर्नमेंट है वो हरियाणा का ही ध्यान रखेगी ना, तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको ध्यान रखना चाहिए अपनी जो स्टेट है उसका, और इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ऐसी स्कीम्स जो देश को आगे ले जा सके और बच्चों को पढ़ाई में हेल्प कर सके, और इसके लिए था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। देन नवोदय विद्यालय या NBS के लिए कहा गया था कि ये स्कूल्स खुलने चाहिए एंड नो फर्दर नवोदय विद्यालय नीड बी ओपन, द एग्जिस्टिंग 261 नवोदय विद्यालय में भी रिकंस्ट्रक्टेड। तो इन्होंने कहा था और खोलने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी 261 ये स्कूल्स हैं उन्हीं में ही आप इम्प्रूवमेंट करो, अच्छी अच्छी सुख सुविधाएँ लाओ, एंड जो एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी 261 विद्यालय हैं वहीं जो है बच्चों को पढ़ाएं, एंड इनकी जो स्कीम्स हैं जो नवोदय विद्यालय की उनको ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, उनको और बेहतर बनाना चाहिए। देन वर्क एक्सपीरियंस पे इन्होंने बात करी थी SUPW कि जैसे क्या करते हैं कि ये जो आज हम देखते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें, जैसे कुछ बनाना हो गया, जो DIYs जो हम YouTube पे देखा करते हैं कि एक खाली बॉटल से कुछ भी बना लेना उसके ऊपर कुछ लगा कर, तो ये जो चीज़ें हैं इसे इनकरेज करना चाहिए। क्यों इनकरेज करा जाता है इन चीज़ों को? क्योंकि अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो वो उस चीज़ को आगे जो है परस्यू कर सके अपने करियर में और उससे पैसे कमा सके, इसलिए चीज़ें सिखाई जाती है। आपको सिर्फ मेजर ऊपर से पढ़ना है अपने MCQs के लिए कि इन्होंने जोर डाला था राइट टू एजुकेशन पे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पे, क्योंकि फर्स्ट पेपर में हमने देखा है कि कुछ क्वेश्चंस बीच में से आए हैं। आगे देखते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। तो जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं इस इम्प्लीमेंटेशन के प्रोग्राम ऑफ एक्शन या POA 1992 के, वो क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म्स इन द सिस्टम ऑफ सिलेक्शन ऑफ टीचर्स, कि जो टीचर्स को सिलेक्ट किया जाता है तो उसके अंदर रिफॉर्म्स दी गई थी कि किस बेसिस पे टीचर को सिलेक्ट किया जाएगा। इम्प्रूवमेंट लिविंग एंड वर्किंग सर्विस कंडीशन ऑफ टीचर्स, मतलब टीचर्स की जो वर्किंग कंडीशन है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की बात करी थी इसमें। क्रिएटिंग एन इफेक्टिव मशीनरी, कि किस तरह से जो दुख है, जो भी दर्द है, वो कैसे रिमूव किए जाएंगे उसकी बात करी थी। और टीचर को किस तरह से इन्वॉल्व कराया जाएगा प्लानिंग में और एजुकेशन को मैनेज कराने में, उसकी बात करी थी प्रोग्राम ऑफ एक्शन में। देन टीचर की जो डिग्निटी है, रिस्पेक्ट है, उसको अपहोल्ड करना चाहिए, उसको मेंटेन करना चाहिए। एंड प्रिपरेशन ऑफ कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स फॉर टीचर्स एंड एंश्योरिंग दैट टीचर्स परफॉर्म देयर ड्यूटीज, और टीचर्स जो है अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करें, इस बारे में बात करी थी। एंड क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड एटमॉस्फेयर टू प्रमोट ऑटोनॉमी एंड इनोवेशन अमंग टीचर्स, एंड एक किस तरह से एक एटमॉस्फेयर बनाया जाता है पढ़ाई का, या किस तरह से इनोवेटिव तरीकों को यूज कर पढ़ाया जाएगा, इस सभी बारे में जो बात है प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के करी गई थी।
तो यहाँ से जो बेसिक निकल के आता है वो ये आएगा क्वेश्चन कि किस एक्ट में ये बात करी गई थी कि टीचर को जो है डिग्निटी दी जाएगी और टीचर को हिस्सा लेना होगा प्लानिंग में, मैनेजमेंट में, एजुकेशन के। तो दैट इज प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। आगे बढ़ते हैं नेशनल करिकुलम। अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था 2005 का, ये 4th करिकुलम फ्रेमवर्क था जिसको NCERT ने पब्लिश किया था, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब ये जो NCF था इसके अंदर क्या बताया गया था, इसमें गाइडलाइन दी गई थी, हेल्प करने के लिए बताया गया था कि कैसे सिलेबस डिज़ाइन होना चाहिए स्टूडेंट्स का, टेक्स्ट बुक्स में क्या होना चाहिए, टीचिंग प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें। जो NCF 2005 था वो किस पे बेस्ड था कि लर्निंग होनी चाहिए विदाउट बर्डन, मतलब बच्चों के ऊपर कोई बर्डन नहीं होना चाहिए और इस तरह से जो है पढ़ाई होनी चाहिए। और बहुत सारी कोशिशों के बाद 21 नेशनल फोकस ग्रुप पोजीशन पेपर्स हैव बीन पब्लिश्ड। तो 21 नेशनल फोकस ग्रुप पोजीशन पेपर्स जो है पब्लिश किए गए थे ताकि NCF 2005 के लिए जो है इनपुट मिल सके। एंड February 2008 में कृष्णा कुमार जो उस टाइम की डायरेक्टर थी NCERT की, इन्होंने डिस्कस किए थे अबाउट जो चैलेंजेस फेस किए जा रहे थे उस टाइम पे, और जो सब्जेक्ट्स थे NCF 2005 के उसमें सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड किया जाता है। मतलब कि NCF 2005 में जितने भी स्कूल थे, कॉलेजेस थे, सभी इनको इंक्लूड किया गया था कि किस तरह से उनका जो बेसिक सिलेबस है वो डिज़ाइन होगा, किस तरह से जो है पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो होंगी, और सिलेबस और टेक्स्ट बुक्स किस तरह से बेस होंगी, क्या उनमें डाला जाएगा, किस तरह से उसे CBSE डिज़ाइन करेगी और मल्टीपल स्कूल्स में वही टेक्स्ट बुक्स पढ़ाई जाएंगी। तो NCF 2005 जो था, मतलब ये जो फ्रेमवर्क था, ये जो डॉक्यूमेंट उस टाइम पे लिखा गया था, इसको 22 लैंग्वेजेस में जो है ट्रांसलेट किया गया था और 17 स्टेट्स में जो है ये करिकुलम फ्रेमवर्क अपनाया गया था। NCERT प्रोवाइडेड अ ग्रांट ऑफ, अब NCERT ने जो है 1 करोड़ का ऑलमोस्ट जो है फंड दिया था प्रमोट करने के लिए NCEF को लोकल इन द लोकल लैंग्वेजेस एंड टू कंपेयर इट इन करंट सिलेबस विद द सिलेबस प्रपोज। तो जो सिलेबस उस टाइम चल रहा था और जो सिलेबस इन्होंने उस टाइम प्रपोज किया था, इन्होंने कहा था कि आप इसको कंपेयर करो और इसको जो है आप इम्प्लीमेंट करो, सो दैट अ प्लान फॉर फ्यूचर रिफॉर्म्स कुड बी मेड, ताकि जो प्लान है आगे फ्यूचर के लिए वो बन सके और बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाया जा सके। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 का था उसको पब्लिश किया था NCERT ने, और ये 4th फ्रेमवर्क था और इसके अंदर गाइडलाइंस दी गई थी सिलेबस के लिए, क्या इसके अंदर सिलेबस रखा जाएगा, कैसे टेक्स्ट बुक्स डिज़ाइन होंगी, क्या टीचिंग प्रैक्टिसेस टीचर रखेगी ताकि बच्चों को ईजिली समझ आ सके। एंड उस टाइम की जो डायरेक्टर थी कृष्णा कुमार, उन्होंने डिस्कस किया था एक इंटरव्यू में कि किस तरह से जो चैलेंजेस हैं वो फेस किए जा रहे हैं और किस तरह से हम अपना सिलेबस डिज़ाइन करेंगे और CBSE इम्प्लीमेंट करेगा हर स्कूल में ताकि बच्चे को हेल्प मिल सके। और इस NCF को 22 लैंग्वेजेस में जो है ट्रांसलेट किया गया था और 17 स्टेट्स में लागू किया गया था। फिर ये जो एक्सरसाइज है, जो NCF है, इसको स्टेट में किसने सपोर्ट किया था, SCERT यानी स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये क्वेश्चन ऑलरेडी B.Ed सेकेंड ईयर में आ चुका है, आप याद रखोगे। स्टेट में किससे जो है लागू किया जाता है, किसकी हेल्प से ये एग्जीक्यूट होता है, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करो तो डाइट यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ से, जिसमें से ये SCERT और डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ था। और उसके बाद याद रखोगे NCF में क्या कहा गया था कि सिलेबस कैसे डिज़ाइन होगा, टीचिंग प्रैक्टिसेस क्या होंगी। और जो NCERT है उसने इस NCF को जो है पब्लिश किया था 2005 में इन इंडिया। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। अब जो पर्सपेक्टिव थे इस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के NCF के, वो हम डिस्कस करते हैं। तो NCF जो था उसको फ्रेम किया गया था इन बातों को याद रखते हुए कि जो लर्निंग है उसको शिफ्ट करना है फ्रॉम रॉट मेथड, मतलब जो सिर्फ रट्टा मारते रहते हैं बच्चे, उसको शिफ्ट करना है उस मेथड से और एक लर्निंग पर्सपेक्टिव लेके आना है बच्चों के अंदर कि आप चीज़ों को समझ के करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे क्वेश्चन ऑलरेडी CTAT में और B.Ed सेकेंड ईयर में पूछा जा चुका है।
तो NCF जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसका मेन मकसद क्या था? शिफ्ट करना लर्निंग को फ्रॉम रॉट मेथड, मतलब जो पुराना मेथड चल रहा है, जो पुराना ट्रेडिशनल मेथड चल रहा है, उसको बदलना। देन कनेक्टिंग नॉलेज ऑफ लाइफ टू आउटसाइड द स्कूल, जो नॉलेज है वो सिर्फ किताबी नहीं होनी चाहिए बल्कि बाहर तक भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, बाहर क्या हो रहा है, आजकल क्या हो रहा है या डेली क्या हो रहा है। फिर टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल, उसके बाद जो क्लासरूम लर्निंग है उसको फ्लेक्सिबल बनाने का, उसको और ज़्यादा अच्छा बनाने का, इंटरेस्टिंग बनाने का, और करिकुलम को एनरिच करने का, ताकि वो टेक्स्ट बुक्स के बियॉन्ड हो, मतलब सिर्फ किताबें नहीं पढ़नी है बल्कि करिकुलम में और भी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे हमने अभी पढ़ा SUPW आर्ट्स और म्यूज़िक, तो ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाई केयरिंग कंसर्न्स विद द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री। तो अगर ऐसा किया जाएगा तो क्या होगा? नर्चर होगी आपकी भी आइडेंटिटी और आपके साथ साथ आपकी कंट्री की भी आइडेंटिटी, मतलब एज अ होल एक पर्सन की डेवलपमेंट होगी। ये बातें सारी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में कही गई थी, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से कि लर्निंग को शिफ्ट करना फ्रॉम रॉट मेथड, एंड देन ये पॉइंट ताकि करिकुलम को एनरिच करना। ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। NCF किस चीज़ पे फोकस करता है? अब स्टूडेंट्स, आप बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक कर चुके होंगे अपनी PDFs में से, तो मैंने जो है क्वेश्चंस अलग से हट के जो है यहाँ पे बनाए हैं। ये 10 क्वेश्चंस जो है बिल्कुल सेपरेट है। तो NCF किस पे फोकस करता है? लर्निंग विदाउट बर्डन। अभी हमने पढ़ा NCF फोकस करता है कि ऐसी लर्निंग पे जिसमें बच्चे के ऊपर कोई बर्डन ना हो, पढ़ाई उसको एक अच्छी जो है जॉयफुल एक्सपीरियंस लगे, उसको मज़ा आए, उसको इंटरेस्ट आए, टेक्स्ट बुक से बियॉन्ड हो, सिर्फ किताबी पढ़ाई ना हो, एंड टू रिमूव स्ट्रेस फ्रॉम चिल्ड्रन, और बच्चों के ऊपर कोई बोझ ना हो। दूसरा, टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस, मतलब बच्चा आत्मनिर्भर बन सके और उसकी एक डिग्निटी हो, उसकी एक अपनी गरिमा हो। थर्ड, टू डेवलप अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। अब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या करिकुलम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो अप्रोच टीचर अपनाए वो चाइल्ड सेंटर्ड हो, क्योंकि टीचर को पढ़ाना है और बच्चे को पढ़ना है, बच्चे को नॉलेज लेनी है। तो अगर वो अप्रोच टीचर सेंटर्ड होगी तो फिर क्या फ़ायदा, क्योंकि पढ़ाना तो बच्चे को है, नॉलेज तो उस बच्चे ने लेनी है। तो अप्रोच कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड या ऑल ऑफ दीज। तो जल्दी से एक बार देख लो कि आंसर क्या होगा। तो NCF जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वो किस पे फोकस करता है? ऑल ऑफ दीज। लर्निंग शिफ्ट करना, लर्निंग को फ्री बनाना, जॉयफुल बनाना, एक सेल्फ रिलायंस लाना, और जो करिकुलम है वो कहता है कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, द करिकुलम शुड फोकस ऑन द डैश डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। कंप्लीट डेवलपमेंट, ओनली डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट, या ऑल ऑफ दीज। तो जो करिकुलम है, ये क्वेश्चन भी आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। करिकुलम किस पे फोकस करता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। ठीक है, तो पूरी तरह से बच्चे की डेवलपमेंट हो, उस चीज़ पे जो है करिकुलम फोकस करता है। अगला क्वेश्चन, NCF हैज़ एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का ये एम है, ये गोल है कि उसको एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना है, रिफॉर्म्स लानी है। दैट इज़ फर्स्ट, टू ब्रिंग अबाउट अ करिकुलम दैट इज लर्नर सेंट्रिक, मतलब ऐसा करिकुलम बनाना जो लर्नर सेंटर्ड हो और स्टूडेंट सेंटर्ड हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो। एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस हो और उसमें लर्नर की ऑटोनॉमी हो, एक लर्नर जो है अपनी मर्जी से लर्न कर सके। तो ऑल ऑफ दीज। तो क्या इसमें से जो एम थी वो NCF की थी? चूज करो जल्दी से। तो NCF की एम क्या थी? ऑल ऑफ दीज। NCF सभी चीज़ें चाहता था कि जो करिकुलम है वो लर्नर सेंट्रिक हो, फ्लेक्सिबल हो, और लर्नर को पूरी राइट दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए। तो आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस एक्सरसाइज ऑफ NCF इन स्टेट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड विद द सपोर्ट ऑफ। अभी हमने पढ़ा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्टेट में किसकी हेल्प से इस एक्सरसाइज को कर पाएगा? SCERT, डाइट, A and B, या नन ऑफ दीज। तो स्टेट में किसकी हेल्प से कर पाएगा? SCERT। और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछता तो आंसर हो जाता ऑप्शन B। अभी आंसर क्या है? ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदालियर कमीशन इज ऑल्सो नोन एज। सबसे पहले ही हम पढ़ चुके हैं अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट में, फर्स्ट कमीशन में, कि मुदालियर कमीशन को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। आंसर है ऑप्शन ए। एम्फेसिस ऑन एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस वाज गिवन बाय।
तो जो एजुकेशनल गाइडेंस थी और जो वोकेशनल गाइडेंस थी, जो ये मार्गदर्शन करने के ऊपर जो जोर दिया गया था, वो किस कमीशन में जो है दिया गया था? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में, डॉक्टर स्वामी एजुकेशन कमीशन में, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज? तो जो ये जोर दिया गया था कि बच्चे को एजुकेशनल गाइडेंस दी जाएगी, वो किस में दी गई थी? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन refers to a defined and prescribed course of studies which students must fulfill in order to pass a certain level of education। तो पढ़ाई की ये जो परिभाषा दी गई है, जिसके अंदर एक पूरा प्रिस्क्राइब्ड कोर्स है जो आपको पूरा करना पड़ेगा और जिससे स्टूडेंट्स पास होकर अपनी अगली क्लास में जा सकेंगे, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकेंगे, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? करिकुलम, सिलेबस, डॉक्यूमेंट, या ऑल ऑफ अबव? तो क्या बोला जाता है उस चीज़ को? करिकुलम। ऑप्शन ए, sorry, it's option A. Next question. Curriculum development helps in suggesting। तो curriculum development जो है वो क्या help करता है? Suitable teaching learning strategies, teaching methods, instructional materials, या all of these? जो curriculum development है, ये important है question। curriculum development जो है वो किस चीज़ में help करता है? ऑल ऑफ दीज, यानी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज में भी, टीचिंग मेथड्स भी सजेस्ट करता है कि टीचर को क्या मेथड यूज़ करने चाहिए, क्या टीचिंग एड यूज़ करने चाहिए, कैसा मटेरियल यूज़ ना करना चाहिए जिससे बच्चा जो है इजीली पढ़ सके। तो ऑप्शन है ऑप्शन डी, जो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एनपीई, जो एनपीई थी वो किसने दी थी उस टाइम पे? इंदिरा गांधी 1968, राजीव गांधी, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज? तो जो 1968 की एनपीई थी, जो पहली एनपीई थी, वो दी थी इंदिरा गांधी ने, और सेकंड दी थी राजीव गांधी ने। तो फर्स्ट किसने दी थी? इंदिरा गांधी। आंसर है ऑप्शन ए। अगर आप पहले वाली स्लाइड सारी देख लोगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चंस करना। द पॉलिसी कॉल्ड फॉर फोकस ऑन लर्निंग अ रीजनल लैंग्वेज, on learning of regional languages, outlining the 3 language formula to be implemented in secondary education। तो 3 language formula किस पॉलिसी में दिया गया था कि 3 भाषाओं के ऊपर जो आपको जोर डालना है, अपनी मातृभाषा के ऊपर, एक इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, और तीसरा कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज हो जो आप अपनी मर्जी से चूज़ करोगे। तो किस एनपीई में ये बात कही गई थी? दैट वाज एनपीई 1986। तो आंसर है ऑप्शन बी। तो आई गेस सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो को ध्यान से देखना, शुरुआत की जो कमीशंस हैं उसे ध्यान से स्टडी कर लो, सारे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे।